अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर फुल बेंच का बड़ा फैसला आया और जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन थी, उसके बाद जो फैसला आया रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। और अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इंटरप्रिटेशन की थी, उसको भी इन क्वेश्चन ले आए हैं। और उसके हवाले से जहां 8-5 का अक्सरियत का यह फैसला था, वहां पे 11-2 ने जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले दिए उनको इन क्वेश्चन कर दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत फैसले किए, जिससे एक पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। 41 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको 15 दिन का मौका मिल गया है कि वो अगले 15 दिन में डिसाइड करेंगे कि उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करना है। आपको मालूम है कि यह 3 दिन की शर्त होती है, जब वो हल्फ उठा लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना होता है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है। यह शायद पहली दफा हो रहा है कि 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और इस पर मजीद भी बात करेंगे। हुकूमती साइड से रिएक्शंस जो हैं वो मैं चाहूंगा कि पहले उनको आपको सुनवाएं, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मुझे ज्वाइन किया है नवीद मलिक साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद साहब, लीगल एक्सपर्ट, जानी पहचानी शख्सियत, और आज सारा दिन इतने मसरूफ रहे हैं कि शायद ही कोई वकील रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मियां अकील हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अकील आपके वक्त का भी। अजहर सदीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब आपके वक्त का भी। मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब, आजम नजीर तारड़ साहब ने, लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस फैसले के ऊपर क्या कहा, जरा क्विकली वो सुन लें। आदियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरखास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज्यादा है। अब जो मैकेनिज्म दिया गया है वो ना इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, वो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। बाहर कैफ ये अदालत का हुक्म है, ये इलेक्शन कमीशन देखेगा। जी, आपने आजम नजीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हम चाहेंगे कि आप राना सनाउल्लाह साहब का जो रिएक्शन है वो भी जरा सुन लें। It amounts to rewrite the constitution। अब इन लोगों ने जो 39 और 41 जो वो बयान हल्फी दिए हैं, अब उनका क्या बनेगा? अब अगर वो नए सिरे से अपने उस हलफ से रूगर्दानी करते हैं तो क्या ये फिर एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन नहीं होगा? तो इस तरह के जो फैसले हैं जिनसे अब हम जन्म लें, उस सियासी इस्तेहकाम को हासिल करने से जो है वो रोकते हैं। गुड टू सी यू की झलक एक दफा दोबारा नजर आई है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि मुस्तफ़ा कमाल, क्योंकि ये 4 मेजर हुकूमती इत्तेहाद की पार्टीज हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। आज का ये फैसला इस मुल्क में कि जमहूरियत, आइन और कानून की तरह बराबर भी अगर कोई बालादस्ती कहीं रह गई थी, तो आज आपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि नहीं, आप अगर जोरावर हैं तो फिर ये पाकिस्तान आपका है, आपका कोई बाल बिका नहीं कर सकता। जी, आपने रिएक्शन सुन लिया हुकूमती साइड का। मैं चाहूंगा कि हम अपने मियां अकील साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, आई विटनेस अकाउंट है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही होगी आज कोर्ट नंबर 1 में। और फिर जब फैसला पढ़ने की बात आई तो बड़ा ग्रेशियसली ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा, क्योंकि जो मेजॉरिटी का जो सीनियर मोस्ट जज हैं उसमें से उनको फैसला पढ़ना चाहिए, उनकी तरफ भेजा, वो उनको वो फैसला नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने खैर आ गया, पढ़ दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी रह गई है, एक ये कह रहे हैं कि 11 जजेस का जो है 11-2 वाला वो क्या डिसीजन है कि जी वो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक जो ज़्यादा जो कॉमन है 8-5 में और 11-2 में, ये एक चीज़ कॉमन है। देखें, एक चीज़ तो ये कॉमन है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो ये था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, दूसरा पार्ट ये था कि ये सीटें पार्लियामान में मौजूद जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको दे दी जाएँ।
पहला हिस्सा जो है कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, इससे तो 11 जजेज़ ने इत्तेफाक किया है, चाहे चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हों या जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 8 रुकनी जो बेंच है, अक्सरियती जो जजमेंट है उसमें भी, और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इत्तेफाक इससे नहीं किया। जो दूसरा पार्ट है कि सीटें मिलेंगी किसको, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इख्तलाफ है। काजी साहब ने भी ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि जनाब ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। 8 रुकनी अक्सरियती जो जजमेंट है उसमें भी यही कहा गया है कि सीटें इनको मिलनी चाहिए। या अफरीदी साहब ने भी कहा है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अब इख्तलाफ कहाँ है जजेस के दरमियान? इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, बयान हल्फी जमा करवा दिया, एफिडेविट जमा करवा दिया और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, वो लोग काजी साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि वो लोग तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सर्टिफिकेट देने के बाद उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, वो चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक या उनकी जजमेंट के मुताबिक वो लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, वो एक आज़ाद अलहदा सियासी जमात के अंदर शामिल हो चुके हैं, इसलिए वो इन सीटों के हकदार नहीं है। झगड़ा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर हो रहा है। जबकि जो अक्सरियती जजमेंट है उसके अंदर ये कहा गया कि नहीं, वो लोग जो दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हो गए हैं उन्हें भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, और वो 15 दिन दे दिए उनको। 15 दिन दे दिए, बिल्कुल। अब इस जजमेंट के हवाले से ये ऐसा फैसला तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा था। मासवाए तहरीक इंसाफ के दोस्तों के जो लोग वहाँ पर आ रहे थे, वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट अपील में नहीं थी, उनके जानिब से आर्गूमेंट्स नहीं दिए गए, कोई उस तरह से वकील पेश नहीं हुआ, आखिरी दिन एक एप्लीकेशन ज़रूर फाइल की गई, तो ऐसी कोई भी तवक्को नहीं थी कि ये सीटें बराह रास्त जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएंगी। तवक्को यही थी कि या तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर जो पार्लियामान में मौजूद दूसरी सियासी जमातें हैं उनके पास ये सीटें जाएंगी। सही, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अजहर सदीक साहब का भी रिएक्शन ले लें, उसके बाद फिर मैं स्टूडियो में आऊँगा। अजहर सदीक साहब, एक क्वेश्चन है कि ये अब मजीद 15 दिन के लिए इंडिपेंडेंट्स डिक्लेयर हो गए हैं जो 41 कैंडिडेट्स हैं। अब एक तो ये कि ये एक खौफ ये भी आ गया है कि कहीं फिर हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा ना शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि दे आर ऑल वेरी कमिटेड पीपल। लेकिन फिर भी 15 दिन पहले कभी हुआ नहीं, सोचा नहीं, देखा नहीं कि जनाब आप पार्लियामेंट के मेंबर्स बन जाएं, हल्फ उठा लें और 3 दिन की शर्त को जो है वो अब 15 दिन तक ले गए हैं। इसकी एक तो वजह समझा दें, और दूसरा ये कि क्या स्पीकर की पावर्स इस वक्त क्या कर सकती हैं अगर अल्टीमेटली जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चला गया, अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ये बॉल है, उन्होंने डिसीजंस लेने हैं और उसके बाद फिर दोबारा पार्लियामेंट की तरफ आएगा, तो स्पीकर की कहीं पे कोई पावर या से रहती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो पूरी कौम को मुबारक हो। मैंने कल 2 प्रेडिक्शंस की थी, एक 8-5 का बड़ी वाज़ेह तौर पर, और एक ये मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं और उसकी लॉजिक है उसके पीछे। सेक्शन 215 जो है, टेकिंग अवे अ सिंबल इज नॉट बैनिंग अ पार्टी, और आज जस्टिस काजी फायजी साहब ने जो नोट एग्री किया है वो जरा आम आदमी के समझने के लिए बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर क्या कह दिया है। उन्होंने वो नोट पढ़ देता हूं कि क्या कहने लगा था, शुड हैव बीन ट्रीटेड एज पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ पीटीआई बट द नीडफुल वाज नॉट डन बाय द ईसीपी, consequently the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserve seat. The ECP should reallocate the reserve seat among the political parties, including the PTI as provided by Article 51(6)(d) and E of the Constitution. 8 वो आगे, 2 ये आगे, और जैसे और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने बीइंग ए अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन उसने आइन में, और याद रखिएगा यहाँ को वकील भी ना होता, इवन रिलीफ भी ना लिया होता, शायद पढ़ा नहीं है कि जजिस की स्लेव्स में कानून होता है और उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब आप सब लोगों के सामने आ गया। देखिए, जो सिंबल लिया गया, पहले सिंबल लेने के बाद मैं रिकॉर्ड पे कुछ चीजें अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से बताता चलूं। फिर कहा, हम लोगों ने कहा कि आप चले सिंबल नहीं दे रहे आप, तो आप फॉर्म 33 में पीटीआई को लिख दें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त रिजेक्ट कर दी। रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, 4 बजे सिंबल नहीं ले जाते।
साहबजादा वहां पेश होते हैं, वो कहते हैं उन्होंने लिखा था, पढ़ के बताया। जैसे जमालगंज बंदोकल्ले में पूछा कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझे बल्ले का निशान दे दे, नहीं देना तो पगड़ी का निशान दे दे। आप अंदाजा तो लगाए ना, ये सियासी जमातें कौन होती हैं? मेरा एक छोटा सवाल है, हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? क्या आपने जितनी सीटें जीती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 39 सीटें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई, और लिस्ट लगाई है साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज मैदान में आ चुकी है। 41 की हद तक वो टाइम इसलिए दिया है, और मैंने यही कहा था कि वो एक टाइम दिया जाएगा। सेक्शन 104 की रिक्वायरमेंट है, आइन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 104 में एक रिक्वायरमेंट है लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि क्या करना है, आपने वो नुक्ता नजर दिया है, तो वो नुक्ता नजर भी अगर आप सामने देख ले। अब कहा जा रहा है मिसाल के तौर पर, मैं हैरान हुआ हूं, अच्छा फैसला किसी ने नहीं पढ़ा, ना वजीर कानून ने पहले फैसला पढ़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आगे, ना मुस्तफा कमाल ने पढ़ा, ना शजील ना मेमन ने पढ़ा, किसी ने भी फैसला पढ़ा ही नहीं। वो चाहिए था फैसले की चले कॉपियां ही करा लेते, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, सिंध में कुछ करवा लेते तो समझ आ जाती ना। ये बात देखें, हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आइन और कानून क्या कहता है। मैंने 215 सेक्शन, ये एहसान भी गवाह है इस बात के, अकील भी इस बात के गवाह हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में 3 जनवरी से कह रहा हूं कि सेक्शन 215 आइन से मुतसादम है। लाहौर हाईकोर्ट ने 25 मार्च से लार्जर बेंच बनाया, और बेंच अभी तक नहीं बनाया। मैं गोदरिया के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वजह है कि हमारी अब सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की तशरीह ऐसी कर दी है। अभी 10 तारीख को सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, इलेक्शन कमीशन वहां से भाग गया। वजह क्या है कि आप क्या एक सिंबल लेने से पार्टी को बैन किया जा सकता है? आइन के आर्टिकल 17 में बैन करने का तरीकाकार दिया है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ होना। और ये कुछ लोग बड़ा अजीब सी बात करते हैं कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओ भाई, क्या उस वक्त डिबेट हुई थी अजहर सदीक साहब, बिल्कुल कि बैठ के तशरीह करने वाला। आपके आइन ने इख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184 में और आर्टिकल 185 में और 175 को पढ़कर देख लें, और अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में पढ़कर देख लो, जजमेंट भी देख लें। ये तशरीह कर दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अजहर सदीक साहब, मैं चाहूंगा कि मैं जरा हाफिज एहसान साहब को और नवीद मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। हाफिज एहसान साहब, अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप सारा दिन काफ़ी मसरूफ़ रहे, लोग आपसे तशरीह लेते रहे, पूछते रहे, कहा यह जा रहा है कि इतनी कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए पीटीआई को, आपको भी ऐसा लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भी बात यह है कि आज का जो फैसला आया है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, और तीसरा एज ए जुडिशल इंस्टीट्यूशन का एक एस्पेक्ट है कि जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट को पिछले 1.5-2 साल से ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक हमारा प्रिजम्पशन, ये एक नैरेटिव हमारा ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल इंटरवेंशन है, के अंदर इंटरवीन करती है, जजेस इंडिपेंडेंट काम नहीं करते, और उनके जो फैसले आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक नहीं है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते। और ये नैरेटिव जो है वो एक कंसिस्टेंट व्यू से चल रहा है। आज के फैसले ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जुडिशल इंटरवेंशन नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस है उसकी कोई हेजमनी नहीं है, उसका एक ही वोट है, और वो चीफ जस्टिस जो है मिनॉरिटी के भी अंदर जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सटर्नल एलिमेंट ऐसा नहीं है, जिसकी 2 दिन आपके सामने एक एग्जांपल्स रही कि पता नहीं जजेस को किस तरह किया जा रहा है और किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं और किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंप्रेशन, वैसे माजरत से वो कहा यह जाता है कि वो जो 6 जजेस का लेटर था उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल गई। नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़मीर है वो जजी से 3 ही डिमांड करता है कि मैं बगैर किसी डर के काम करूंगा, मैं बगैर किसी फेवर के काम करूंगा, और मैं किसी इल विल के साथ काम नहीं करूंगा। अगर तीनों के अंदर किसी एक कैटेगरी के अंदर आप फॉल नहीं करते तो आप जज नहीं। अच्छा, अब ये का क्या है? अब एक सेकंड, अब ये है कि हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट आइंदा से भी जो फैसला करे, जिस तरह का कोई फैसला करे, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, ये जो भी मामला है, जितनी देर तक वो फैसला रिवर्स नहीं होता इन फॉर्म ऑफ रिव्यू या अपील, उतनी देर तक उस फैसले को मानते रहना चाहिए। हाँ, क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि पर्सनैलिटीज डोमिनेट करती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस बहस को बंद करके इस सिस्टम को डिस्क्रेडिट की तरफ ना लेके जाएं, इसको आगे लेके चलें। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी साइड। अब इसके अंदर यह है कि इस केस का कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक मामला जाता है जो इलेक्शन कमीशन से होता हुआ पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लैंड करता है, और वहां पे यह कहा जाता है कि आर्टिकल 51 के अंदर क्वालिफिकेशन किस किस की हो सकती है, किस तरह हो सकती है, और उसके आगे जो प्रोसेस है 104 सेक्शन का या रूल 92, 94 का। अब उस सारे प्रोसेस के अंदर जो है कि जो पहला फेज इलेक्शन का आता है, उसके बाद जो अगली चीज जाती है वो ये जाती है कि जिन्हीं इन कैंडिडेट्स के रिटर्निंग ऑफिसर्स पे बात की गई है, ये बगैर किसी डर के एक एफिडेविट देते हैं कि हमने SIC को ज्वाइन कर लिया है, और वो ज्वाइन करने के बाद SIC एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को देती है, और इलेक्शन कमीशन जब उसको प्रोसेस करने लगती है तो वो ये कहती है कि हमने एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पे एज ए पार्टी हिस्सा नहीं लिया। अब मामला यह है कि क्या SIC आर्टिकल 51 के अंदर या 106 के अंदर या इन सेक्शंस के अंदर फॉल करती है या नहीं करती है, इसके ऊपर एक फैसला आता है और वो कहते हैं कि फॉल नहीं करती। अब फैसला करने की बुनियादी वजह प्रोपोर्शन सिस्टम है, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो ओवर एंड अबव बची थी उसको दूसरी पार्टीज को दे दिया, और मैं ये समझता हूं कि उस वक्त भी इन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें उस हद तक जाना चाहिए था जो उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। मामला हाई कोर्ट से खाली रहती ना, ये नहीं, बिल्कुल खाली रहनी चाहिए, बिल्कुल खाली रहनी चाहिए, क्योंकि मसला इसके अंदर यह है कि आपका ओरिजिनल हाउस है 266 का, आपका ओवर एंड अबव है 336 जो आपके 70 जाते हैं, और बाकी प्रोविंसेस के अंदर आपके मोर देन 100 सीट्स 342 का है टेक, नहीं वो 6 फाटा की वजह से कम हुई है, 266 ये है, 70 ये ठीक है। अब ये है कि मामला जब पेशावर हाई कोर्ट से 5 मेंबर्स ने यूनानिमस करके या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, बहस वहां पे ये थी, और इनकी जो प्रॉक्सी SIC थी PTI की, उन्होंने कहा सीटें हम ही देनी चाहिए, जो इनकी तरफ से उन्होंने कहा भी उन्हें देनी चाहिए, और किसी मौके पे ऐसा नहीं आया कि SIC ने ये कहा हो कि हमें नहीं इन्हें दे दें, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, या हमें दें, और अगर इनको दिए इनको वापस लें, और हाउस जो है हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चल रही थी। अब ज़मीर बात इस चीज़ के अंदर यह है कि ना SIC के अलावा कोई किसी को इससे चैलेंज नहीं किया, ना PTI ने चैलेंज किया, ना उन्होंने हाई कोर्ट के किसी फैसले को चैलेंज किया, ना इलेक्शन कमीशन को किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके भी उस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया कि जिससे SIC जो एग्रीड है, चूंकि फ्रॉम डे वन एक कंसिस्टेंट था कि उसका जो SIC के वो साथ थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आगे फैसला किया, अगर आप उन सारे फैसलों को पढ़ लें जो आए, 9 पेजेस आए हैं, उसके अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51 की डेविएशन पे बात की है कि जी इलेक्शन कमीशन का या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आर्टिकल 51 के मुताबिक नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जिस वक्त PTI जो है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट नहीं आई। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जिस रूल 92 का जिक्र है या सेक्शन 104 का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना उनको सेट असाइड किया है, ना सस्पेंड किया है, और ना ही ये सारी चीजें थी जो वायरीज ऑफ लॉ के अंदर गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो कंक्लूजन निकाला है, मैं ये समझता हूं कि ये जो कंक्लूजन है ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रीराइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक ऐसा मैटर जो आपके पास 185 के अंदर आया है, ना आप 184 में बैठे हैं, ना आर्टिकल 187 के अंदर कंप्लीट जस्टिस के अंदर गए हैं, आपके पास एक मामला आया था कि ये मुझे मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमसली ये कह दिया ज्यादा लोगों ने, जिसके अंदर 11 है कि जी आप डिसएंटाइटल हैं। जब वो पार्टी डिसएंटाइटल है तो सुप्रीम कोर्ट ने अंदर, आप उन सारी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर जो है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन करके फिर वो एक सारा किया, PTI को दोबारा एक एंटिटी डिक्लेयर किया। आपका कहने का ये मतलब है ना? नहीं, एक ही है। लेकिन अभी अजहर सिद्दीक साहब का कहने का मतलब था कि इट वाज बेसिकली अ लार्जर क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ECP रूल्स, तो उसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी के हवाले से, लेकिन जो फैसला मैं सुन रहा था जिसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पढ़ा, उसमें स्टार्ट की पहली लाइन ही PTI का उन्होंने नाम लिया। देखें, ये इस सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस आती रही थी कि अगर नहीं, आज जो डिसीजन नहीं, मैं उसमें नहीं, देखें, अगर PTI बजाते खुद इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेके आती तो चीफ जस्टिस की, दूसरी जजेस की भी ऑब्जर्वेशन थी कि इट शुड हैव बीन बेटर कि अगर PTI उसके अंदर आई। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो काम किया है वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो आर्टिकल 185 है उसके अंदर रह के किया है, या आर्टिकल 51 के अंदर रह के किया है, या 106 के अंदर रह के किया है, या 104 के अंदर ये। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आगे आप लेके जाएंगे तो ये उसी की कंटिन्यूटी है कि जब सबर अली शाह का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया कि क्या जनरल मुशर्रफ का एक्शन लीगल है या इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल मुशर्रफ को 3 साल दे दे। वेलकम बैक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के ऊपर जो है इस वक्त डिबेट चल रही है। माशाल्लाह 3 हमारे ऑनरेबल लॉयर्स हैं, क्लेम्ड लॉयर्स हैं और हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं। अकील, पहले मुझे ये बताएं, एक तो ये जो नवीद मलिक साहब ने जो बात की नजरिया ज़रूरत, आपने जो कहीं पे कोई झलक कहाँ पे नजर आती है, जो मतलब काजी फायज ईसा साहब की जो जजमेंट थी उसमें कहाँ पे आप को लगता है कि शायद ज़मीर साहब एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब भी इस फैसले का जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि इस फैसले के अंदर आइन और कानून जो है उसको रीराइट कर दिया गया। 15 दिन का टाइम कहीं पे नहीं था आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, 3 दिन का टाइम होता है कानून के मुताबिक। तो आप चले, आपने देना भी था तो आप कम से कम जो चीज़ें कानून या आइन के अंदर दे दी गई हैं उनको फॉलो कर लें ताकि आपके ऊपर एतराज़ ना उठे। लेकिन उनको भी फॉलो नहीं किया गया। 15 दिन का टाइम क्यों दिया गया इसकी समझ किसी को भी नहीं आ रही कि ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे दिया गया। फिर दूसरी बात, अज़हर सदीक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का थोड़ा सा हवाला दिया, तो मैं भी काजी साहब के फैसले की 2 लाइंस पढ़ता हूँ कि काजी साहब को या जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल हैं उनको ये लाइंस लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो अगर साहब ने अगर आज काजी साहब के मुतालिक अच्छा किया है तो इसको मेरा कल पे रख लेते हैं। चले नहीं सुनवा देंगे। आज अज़हर साहब हमारे पास मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उस पर कर दें। जी बोले। देखिए ये 2 जजेस की लिखे हुए फैसले की या नोट की जो लाइंस हैं क्रिटिसिज्म है बुनियादी तौर पर अक्सरियती जजमेंट के ऊपर, ये क्रिटिसिज्म है और ये लाइंस लिखने की उनको जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं ये लाइंस पढ़ता हूँ, वी मस्ट आल्सो अबाइड बाय वैलिडली इनएक्टेड लॉज एंड मस्ट not do anything either to hinder or facilitate a political party by ignoring the law's mandate। यानी कि आप जो कानून में दिया गया किसी भी सियासी जमात को, ये होता रहा है कि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो जो आइन और कानून है उसको छोड़ें, ये फैसला दे दें। अगर आपने किसी सियासी जमात को फ़ायदा देना है, आइन और कानून को छोड़ें, ये फैसला दे दें। तो आज भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, मंदोखेल साहब और मैं भी यही सोच समझ रहा हूँ कि ये जो फैसला दिया गया है कि ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट था, जो ब्रैकेट थी, उस ब्रैकेट से बाहर निकल कर फैसला दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये देख लेना। अब अज़हर सदीक साहब हम तो अब सुन रहे थे और वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। टाइम जा रहा है, ऐसे फैसले किए हैं जिसमें आपने भी कहा कि नजरिया जरूरत दफन हो चुका है। जी आप यू आर 3 against 1 नाउ। नहीं ऐसे कोई नहीं, वैसे ही ले अज़हर साहब बताएं सर, बताएं। हमारा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बार बड़ा मैक्सिमम बेसिक बताने लगा हूं, पूरी दुनिया में मशहूर है, जजेस आर सपोज्ड टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ देयर रोब्स। मैं बड़ा हैरान होता हूं, वकील, मुझे आज 32-33 साल हो गया वकालत में, अगर कोई वकील नहीं मैं कर सका तो क्या जजेस वकील ना करने की वजह से नाइंसाफी कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपका फैसला डिस्कस हो रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, बर्तानिया से, यूएसए से, और उन्होंने आने वाले देख लीजिएगा आर्टिकल लिखे जाएंगे इसके ऊपर। हाँ, वो एक साइड के आर्टिकल जो ये समझ बैठे हैं उनकी मर्जी की वजह क्या है, वो बड़ी नाकामी हुई ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज एक तैयार पड़ा हुआ था, 65 से 68 साल, 62 से 65 साल, फिर जजेस ट्रांसफर करना, फिर आर्टिकल 6 में को तरमीम करना, तो बहुत बड़ा धचका लगा है ना। सवाल है कि आइन क्या कहता है, 51 आर्टिकल क्या कहता है, 106 आर्टिकल क्या कहता है। वो कहता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी है, एक बंदे की एक सीट नहीं है, आप रिजर्व सीटें 10 दे देंगे। ये कौन सी जमहूरियत की आप पासदारी कर रहे हैं? खुदारा, फॉर गॉड सेक, while we are sitting on a TV channel
वी मस्ट नो व्हाट द लॉ इज, कानून क्या कहता है। और कानून बड़ा, देखिए अब 11 जजेस ने, यानी हम 13 जजेस में से 11 जजेस की राय को मुकद्दम नहीं समझ रहे। हम कह रहे हैं रीराइट, वो किसने कहा रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? आर्टिकल 63 में मैं पेश हुआ हूं। अब जो अगर कोई पेश नहीं हुआ, अगर इतना शौक होता है तो भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर बहस करनी चाहिए, वहां जजेस के सामने आकर बोलना चाहिए, पता चले कि क्या है। आर्टिकल 63 की एक हिस्ट्री है। और मैं छोटी सी बात बता दूं, शायद पता नहीं है, आइए चंद्रीकर के दौर में 3 वज़ीर-ए-आज़म फेंक दिए गए, जुल्फकार अली भुट्टो उठे और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और फिर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया, क्या लिखा गया था? आपने डिफेक्शन ही कर, यानी कमाल कर रहे हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या था? कि आप वोट डाल दे बाद में डिस्क्वालीफाई करें। डिफेक्शन का मकसद क्या था? प्रीएम्प्टिव, कि आपने पार्टी नहीं छोड़नी। असल जिस ये थी वो ना समझ सके अपनी जगह है। अब इस केस के हवाले से एक बड़ी, यानी हमें बता रहे हैं कि अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करने आना था जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल ले लिया सिंबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल ठीक लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन नहीं की। सही। देखें जस्टिस साहब, मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है कि चाहे ये पिटीशन एनोनिमस होती, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की होती, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती, तो आप समझते हैं कि ये पिटीशन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट आइन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के तहत दी गई है, जो वायलेशन की उन्होंने, यही मैं ये जो समझ पा रहा हूं, यही कह रहे हैं आप? आपके सामने लफ्ज क्या पढ़ा है? मैंने एक बेसिक आपके सामने पढ़ा है, जजेस आर सपोज्ड टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ देयर रोब्स। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। यानी अगर के लिटिगेंट नहीं आया, यानी अजहर सिद्दीक की जायदाद का मालिक था, वो घर बैठा हुआ था, और 2 जजेस आपस में बैठकर फैसला कर दें कि अजहर सिद्दीक नहीं अल्लाह रखा मालिक है, नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर से चीजें देखनी है। और देखिए मैलाफिडी कैसे वादे है। इलेक्शन कमीशन ने अजहर सिद्दीक साहब 15 दिन का टाइम, पहले कभी कोई प्रेसिडेंट मौजूद है? 15 दिन का टाइम कोई प्रेसिडेंट पहले मौजूद है? 15 दिन का टाइम देना किसी इलेक्टेड बंदे को हल्फ उठाने के बाद के 15 दिन है आपके पास, आप डिसाइड कर लें आपने कहां जाना। देखिए मैं उसकी बड़ी सिंपल सी वजह बता दूं कि आईन पाकिस्तान, आपको पता है 90 दिन में इलेक्शन होने थे ना। आज किसी ने कहा यहाँ बैठे कि आइन टूटा है, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है? कोई हमारे जितने दोस्त आप वहां बैठे, किसी ने ये लफ्ज कहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स लिखा हुआ था 90 दिन का ना। और यहाँ जो कि आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर कोई वक्त आइन कानून के मुताबिक ना हो, टाइम के मुताबिक ना हो, तो चीजें इनवैलिडेट नहीं हो जाती। ये मैंडेटरी का लफ्ज जो है ना, यानी वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को टाइमली, सुने जरा बात को, बात बड़ी सीरियस ही है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। कई दफा होता है कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं पूरा हुआ, सुप्रीम कोर्ट टाइम देती है। आर्टिस्ट सेक्शन 148 पढ़ ले ज़ाब्ता दीवानी का, उसमें है एनलार्ज करने का। यानी किसने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट? भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है। और जो मारूजी हालात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लग, कोई बात नहीं सुनी मैंने, ना एहसान साहब की बात जुम्मू से सबान से बात सुना, ना नवीज साहब से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म क्या हुआ है कि पहले नॉमिनेशन पेपर में ज्यादती हुई, सिंबल ले लिया गया, अपना कागजात नामजदगी दाखिल करके पार्टी टिकट नहीं माना गया, और ये 39 सीटें सुप्रीम कोर्ट ने निकाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन डाटा लेके आया, उन्होंने कहा कि नहीं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मान रहे थे। चले इसका जवाब किसी के पास है कि पाकिस्तान इनको आजाद क्यों डिक्लेयर किया? और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आजाद नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि 39 की ऑलरेडी है, बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनकी फ्री के मुताबिक टाइम अगर 15 ये कहा कानून और आइन में रुकावट है, कोई आइन और कानून में रुकावट नहीं है। इतनी एग्जांपल्स पड़ी हैं, इतनी तफसीलें पड़ी हुई हैं। खुदारा इस मुल्क को अगर आगे बढ़ रहा है तो जो एक लालची नजर आना चाहते थे, जो चाहते थे हमारी अदालतें कंट्रोल में आए, हमारी अदालतों ने कोई कंट्रोल में नहीं आई, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही है। खुदारा इसको अप्रिशिएट करें। यानी एक बंदे का एक बंदे का, ये तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। नो डाउट अबाउट दैट अजहर सिद्दीक साहब, कि यकीनन यहां से अब हमें आगे ग्रेजुएट करना चाहिए टुवर्ड्स नॉर्मलसी, पीस and मतलब of course respect of the verdicts of the Supreme Court and honorable judges. There is no second opinion on that. You are very right. मुझे एक बात बताएं हाफिज हसन साहब के ऑनरेबल चीफ जस्टिस रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अब सेनेट के इंतखाबात जो हो चुके हुए हैं और केपी में नहीं हुए थे, वो तो चले उनको लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना कि जी आ जाएगा। और दूसरा मुझे ये बताएं कि टिल 15 days
के बाद भी स्पीकर की जो पावर्स हैं वो वुड ही बी एबल टू प्ले एनी रोल इन दैट? देखिए ज़मीर, एक तो ये है कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन बात जो टू द पॉइंट होती है उसी पे रहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जी फलां अगर उस केस के अंदर पेश होता। इन्हें पता है कि 63A के अंदर भी आपको पता है कितनी फैसिलिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। पहले उन्होंने ये किया कि आपके वोट काउंट नहीं होंगे तो डिफेक्शन तो तब आएगी ना जब मैं वोट डालूंगा। अगर मैंने वोट डाला ही नहीं है तो मेरे पे डिफेक्शन किस तरह आएगी? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वोट भी नहीं है, फिर भी नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसे पेंड करते हैं और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो फिर वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला प्रोसेस जो आएगा। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट वहां पे गई। अब दूसरा जो मामला जो है ना जिस पे अभी बात की जा रही है उसके अंदर ज़बीर बड़ा वाज़े इस चीज़ के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक फैसला करना। फैसला जो कर दिया हमें उसे रिस्पेक्ट है। वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल नवीद मलिक साहब, मुझे क्विकली ज़रा एक दो चीज़ें बताएं कि जो आज़ाद मुंतखब अरकान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जो दिए थे उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, जो जिसके ऊपर ये नोट छोड़ा था इन्होंने? यही एहसान साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक दफ़ा बयान हल्फी दिए, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर अपॉर्चुनिटी दे दिया कि आप दोबारा बयान हल्फी दे, तो उनके पहले बयान हल्फी की लीगल हैसियत क्या होगी? देखिए अजहर सिद्दीक साहब हमारे, और जो दोबारा देंगे उसकी भी क्या हैसियत होगी? अजहर सिद्दीक साहब हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है। वो जज्बात में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि अब फैसला आ गया, उनका फैसला सर आंखों पे, तमाम जजेस हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमने ये बात करनी है क्या वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक है? जैसा कि एहसान भाई ने भी फरमाया कि वो फैसला जब PTI आपके पास पटिशनर ही नहीं है, अब ये ज़्यादा एतराज़ ये कर रहे हैं कि उनको आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया। तो मेरा अजहर सिद्दीक साहब से सवाल है कि क्या PTI ने उस फैसले को कभी चैलेंज किया? क्या जो गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, उस गलत तशरीह को उन्होंने किसी जगह चैलेंज किया? तो जब चैलेंज नहीं किया तो इट्स मीन कि उन्होंने उस चीज़ को कबूल कर लिया। तो जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरफ से पटिशन दी इलेक्शन कमीशन में और फिर पेशावर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर PTI कहाँ से आ गई बीच में? ये हमारा सवाल ये है, मेजर क्वेश्चन ये है कि PTI को फिर किस तरीके से रिलीफ दिया गया? सही। और अगर PTI को रिलीफ, मैं आ रहा हूं अजहर सिद्दीक साहब आप ही की तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा और दूसरा कि क्या लगता है जब भी नजरसानी की अपील जाती है तो क्या ये अक्सरियती फैसला बदल सकता है? अच्छा, मैं पहले तो नवीद साहब की मैं एक बात का जवाब दे दूं। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन इस 10 की स्याही में बड़ा वक्त गुजर गया है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। जब कोई आदमी बात कर रहा है तो मैं पीछे चला जाता हूँ कि कौन सी जुबान है। कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो इलेक्शन के प्रोसेस में कंफर्म ही नहीं हो सकती जितनी देर तक हाई कोर्ट कंफर्म ना करे। आप अपील ना भी करें तो हाई कोर्ट में जाना है। सुन तो लेना, सुन लें बात। क्रॉस टॉक में आवाज उनकी नहीं आएगी मुझे। जी अजहर साहब, बड़ी सीधी सी बात है। अब ये मैं उनकी पढ़े होते ना फैसले तो बड़ी क्लियर हो जानी थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से निकाल दिया। बात को समझे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया, पार्टी इसको डिक्लेयर ना किया। मैंने अभी सारी चीजें आपके सामने पढ़ दी हैं और इलेक्शन कमीशन 13 तारीख को फैसला करती है कि एक सियासी जमात से इस्तीफा देंगे तो दूसरी सियासी जमात में जाएंगे। यानी ये मारूजी सवाल ये हम सुनना ही नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, आंखें बंद कर रखना चाहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है और इलेक्शन कमीशन कर रहा था। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन के प्रोसेस से निकाल दिया, तो क्यों चैलेंज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किया? अब इलेक्शन कमीशन देखे ना, एक सियासी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आजाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने क्यों कबूल किया? क्यों कबूल किया? फिर उनको आपकी पार्लियामेंट ने क्या कहा? उनको अपोजिशन लीडर भी बना दिया, पार्लियामेंट ने लीडर भी बना दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है वो भी बना दिया। अब जरा बड़ी यानी एक छोटे बच्चे की तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि बात देखे, बात को समझे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, एक अल्लाह रखा उठ के आ गया। उन्होंने कहा अल्लाह रखे तुम आ गए हो, भाई तुम तो, तुम्हारे पास तो सीटें ही नहीं थी,
तुम तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, कि तुम कौन से अपना राइट लेने आ गए, तुम कौन से हक लेने आ गए? इसके मालिक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर लेगी और कहेगी कि नहीं ये फ्रॉड और जुल्म हुआ है, कि ना 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 इनको ये चौके अदालत में नहीं आए, हमने इनको इसका हक नहीं देना, हमने इनको इसकी जायदाद नहीं देनी। आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है, वो मुझे इख्तियार देता है इलेक्शन लड़ने का, मुझे पार्टी के तौर पर इख्तियार देता है। और आइन का आर्टिकल 184 में भी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 199 में एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और हमारी अदालतों की ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना। खुदारा ये जाती पॉइंट स्कोरिंग की बात ना किया करें, पूरा नेशनल मीडिया हमारा देख रहा होता है और समझ रहा होता है। हम जब बात कर रहे होते हैं, अजहर सिद्दीक साहब, बिल्कुल मेरे पास जरा वक्त कम है, मैं चाह रहा हूं कि जो आपने सवालात उठाए हैं वो इन तरफ भी आ जाएं। एक हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि बच्चा जो तक रोंदा नहीं ओनू मां दूध भी नहीं पिलांदी, तो वो भी एक तो सवाल है कि जब वो क्वेश्चनर भी नहीं था तो उनके मतलब ना करदा सवालात के जवाब क्यों दिए गए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैं जरा क्विक राउंड चाहूंगा। हाफिज अकील मुझे ज़रा क्विकली बताएं कि ये जो वेरीफाइड लिस्ट है कि 39 लोग जो हैं उनको ईसीपी ने कंफर्म किया कि ये इलेक्शन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये जो 41 हैं इनको पार्लियामेंट ने किस तरह ट्रीट किया? देखें, ये वो लोग थे जो कि अपने सर्टिफिकेट देने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके थे। ज़मीर साहब, मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला पॉपुलर डिसीजन है। आज से अगर मैं मिसाल दूँ ना कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जब फैसला दिया गया था, दोबारा वोटिंग करवाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त खिलाफ फैसला था, लेकिन आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकी कि वो फैसला गैर आईनी था, गैर कानूनी था। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफिज साहब मुझे ये बताएं, तो फिर परेशानी क्यों हो सकती है जिस तरह अकील ने बताया? देखिए, परेशानी वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला किया है हम उसे मानते हैं, चूँकि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करते हैं। अगला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर किया है या नहीं किया है, सवाल सिर्फ इस हद तक है। और उसके अंदर हमारा जो आर्गूमेंट है, ये हमने एक बिल्ड चीज़ किसके अंदर की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मैंडेट था, जो आर्टिकल 185 का था या उसके बाद आर्टिकल 187 का जिसका जिक्र किया जाता है, या जो 4 आपके सामने आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उससे अपने आप को एक चीज और मुझे क्विकली जरा बता दें, ये जो 41 लोग थे ये हल्फ लेने से लेके टिल डेट इंडिपेंडेंट तस्लीम किए जाते हैं। देखना दोनों चीजें आ गई। एक मेरा मतलब देख, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने किया ये है कि उनको एक फिर अपॉर्चुनिटी दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट को फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी वो ज़मीर इसलिए अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने जो 83 का फिगर है, बट दे वर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट स्टिल टुडे। नहीं, नाउ उन्होंने 3 दिन में जाके बता तो दिया था कि वो ऐसा इसी में, तभी तो वो पार्लियामेंट। देखें, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो 41 है, दे आर नाउ एन इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। दे फ्रॉम टुडे टू ऑनवर्ड टिल द नेक्स्ट, और ये किसी वक्त किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा, फाइनली मैं इस चीज के अंदर जाता हूं, वो ये है कि जो बार बार मोहम्मद बख्श की मिसाल दे रहे हैं, मोहम्मद बख्श का जो बड़ा भाई था अल्लाह बख्श, उसने जाके कहा कि मेरा हिस्सा इसको दे दें। सवाल ये नहीं है कि या तो अल्लाह बख्श ही ना जाता, अल्लाह बख्श बार बार कह रहा है मोहम्मद बख्श को दे दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भाई मोहम्मद बख्श को नहीं देना। तुम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, उन्होंने अल्लाह रखा बोला था। जी जल्दी से नवीद मलिक साहब कंक्लूड करें प्लीज। सर बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं हाफिज एहसान साहब ने जो बात की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल हम मानते हैं, सर आंखों पे है। और वो जो बात मैंने पहले की अब सेकंड कर दिया सारे लोगों ने जो इस वक्त जनाब के सामने बैठे हैं कि इस फैसले को कहा जा सकता है कि नजरिया ज़रूरत को एक दफ़ा फिर जिंदा कर दिया गया, क्योंकि सियासी लोगों को खुश करने के लिए या सियासी दबाव के तहत या मुल्की सूरत हाल के तहत देख के फैसला कर देना, ठीक है, हम अपनी राय दे सकते हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। इख्तिलाफ राय कर सकते हैं और दूसरों को इख्तिलाफ राय सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम इख्तिलाफ राय कर रहे हैं तो उंगली उठा दें नहीं, अगर ऐसा कि हम फलाने की ज़बान फर्ज किया तो पीटीआई को, सर SIFC नहीं सर, नहीं ऐसा अगर SIC को ज़मीर मिल जाती तो पीटीआई को कोई इतराज था? वो तो बयान दे रहे थे, वो तो बयान दे रहे थे। सर जी अजहर सिद्दीक साहब, इंशाल्लाह इस पर डिबेट फिर भी होती रहेगी। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।